नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके आपने चैनल किताब गुरु पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की कहानियां और उनकी सीखें जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, मॉर्गन हाउसेल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक विचारोत्तेजक पुस्तक है जो इस बात की पड़ताल करती है कि लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते और उसका प्रबंधन करते हैं। यह इस बात पर जोर देती है कि वित्तीय सफलता केवल आपके ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मूल रूप से पैसे के प्रति आपके व्यवहार और मानसिकता पर निर्भर करती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं फिर भी सब कुछ खो देते हैं, और क्यों कुछ लोग औसत कमाई के बावजूद लंबे समय में खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना लेते हैं? जवाब हमेशा स्टॉक मार्केट के टिप्स या बिजनेस की रणनीति में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में छुपा होता है। मॉर्गन हाउसेल की बेहद चर्चित किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी सच्चाई को उजागर करती है। यह किताब हमें बताती है कि पैसा कमाना कोई तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसे फैसले लेते हैं और आप खुद पर कितना नियंत्रण रखते हैं। आज हम इसी किताब की कुछ सबसे गहरी और जीवन बदलने वाली सीखों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 1, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। समय ही है आपकी सबसे बड़ी पूंजी। वॉरेन बफे की सफलता का असली राज क्या है? क्या वह दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टॉक पिकर है? हो सकता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका समय था। बफे ने महज 13 साल की उम्र में निवेश शुरू कर दिया था और लगातार 70 साल तक इसे जारी रखा। अगर उन्होंने 30 साल की उम्र में शुरू किया होता और 60 साल की उम्र में बंद कर दिया होता, तो आज दुनिया उन्हें शायद ही जानती। एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक निवेशक 22% सालाना रिटर्न कमाता है, लेकिन उसे चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठाने के लिए सिर्फ 30 साल मिलते हैं। दूसरी तरफ बफे को 70 साल मिले। इस फर्क का नतीजा, 30 साल वाला निवेशक बफे की असली संपत्ति से 99.9% कम अमीर होगा। यही चक्रवृद्धि ब्याज का चमत्कार है, पैसे और समय का आपस में गुथना। एक और जबरदस्त उदाहरण है हेज फंड मैनेजर जिम साइमंस का। साइमंस ने बफे से भी बेहतर 66% सालाना का रिटर्न कमाया, फिर भी उनकी कुल संपत्ति बफे से कम क्यों है? क्योंकि साइमंस ने निवेश की दुनिया में बफे के मुकाबले आधे से भी कम समय बिताया। अगर साइमंस के पास भी बफे जितना लंबा समय होता, तो उनकी संपत्ति एक अकल्पनीय रकम $63 क्विंटिलियन के आसपास होती। सीख, आपका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि अपने निवेश को लंबे समय तक जीवित रखना होना चाहिए। निवेश एक कौशल है, लेकिन इसका राज समय है। अध्याय 2, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। दो बिल्कुल अलग कौशल। जेसी लिवरमोर नाम के एक निवेशक ने 1929 की महामंदी के दौरान शॉर्ट सेलिंग करके आज के हिसाब से 250 अरब रुपए से ज्यादा कमाए। वह दुनिया के सबसे धनी लोगों में शुमार हो गए, लेकिन सफलता के नशे में उन्होंने और भी बड़े जोखिम लिए, ज्यादा आत्मविश्वास से भर गए, कर्ज में डूब गए और आखिरकार सब कुछ गंवाकर शर्मिंदगी में आत्महत्या कर ली। यह कहानी एक मूलभूत सच्चाई को दर्शाती है। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। पैसा कमाने के लिए चाहिए जोखिम लेना, आशावादी होना, आक्रामक होना, दूसरों से आगे निकलने की होड़। पैसा बनाए रखने के लिए चाहिए विनम्र होना, सतर्क रहना, डर, मितव्ययिता, खर्चों पर कंट्रोल बरतना और लालच पर काबू पाना। धन बनाए रखने का रहस्य आत्म अनुशासन और लालच पर नियंत्रण में छुपा है। जो पैसा आपने आज कमाया है, उसे कल खोने का डर आपको सचेत और समझदार बनाता है। अध्याय 3, संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। हम अक्सर दिखावटी चीजों, महंगी कार, घड़ी, बंगले को देखकर किसी की संपत्ति का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन असली संपत्ति वह होती है जो दिखाई नहीं देती। बैंक बैलेंस, निवेश और वित्तीय सुरक्षा। रोजर नाम के एक शख्स की कल्पना करें जो एक बहुत ही महंगी पोर्श कार चलाता था। सब उसे बहुत अमीर समझते थे,
बाद में पता चला कि कार लोन न चुका पाने की वजह से जब्त कर ली गई थी और वह एक औसत दर्जे का कमाने वाला इंसान था। जब लोग कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं तो उनका मतलब अक्सर मैं $1 करोड़ खर्च करना चाहता हूं होता है, जबकि असली संपत्ति का मतलब है खर्च न किया गया पैसा। समृद्ध होने का एकमात्र तरीका यह है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च न किया जाए। असली आजादी आपके बैंक बैलेंस में है, आपके गैराज में नहीं। अध्याय 4, बचत की शक्ति और मितव्ययता। 1970 के तेल संकट का उदाहरण लें। इस संकट का समाधान सिर्फ ज्यादा तेल ढूंढने, आमदनी बढ़ाने में नहीं, बल्कि ऊर्जा की बचत, खर्च कम करने में निकला। अमेरिका आज 1950 के मुकाबले 60% कम ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। विश्व ने अपनी ऊर्जा संपदा ऊर्जा स्रोत बढ़ाकर नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा की खपत घटाकर विकसित की है। सीख, हमारे धन पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न आपको अमीर बना सकता है, लेकिन व्यक्तिगत बचत और मितव्ययिता ही आपको अमीर बनाए रख सकती है। संपत्ति बस वह संचित बचत है जो आपके खर्च के बाद बचती है। अगर आप एक बेहतरीन निवेशक भी हैं, लेकिन आपके खर्चे ज्यादा हैं, तो एक साधारण निवेशक जो कम खर्च करता है अंत में आपसे ज्यादा समृद्ध हो सकता है। अध्याय 5, त्रुटि के लिए जगह, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन टैंकों की एक यूनिट घास के मैदान में खड़ी थी। जब जरूरत पड़ी तो 104 में से एक भी टैंक स्टार्ट नहीं हुआ। पता चला कि चूहों ने उनके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के इंसुलेशन को कुतर दिया था। कोई भी टैंक डिजाइनर ऐसी मूर्खतापूर्ण समस्या के बारे में नहीं सोचता था। सीख, दुनिया बहुत अनिश्चित है। ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हमेशा होती रहती हैं और यही चीजें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हर वित्तीय योजना में त्रुटि के लिए जगह, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जरूर छोड़नी चाहिए। असल में हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब के लिए योजना बनाना है जब आपकी योजना काम नहीं करे। इसका मतलब है इमरजेंसी फंड रखना, ज्यादा कर्ज न लेना, ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना जब आपकी आमदनी अचानक बंद हो जाए या बाजार में भारी मंदी आ जाए। यह आपको अनिश्चितता के खिलाफ एक बफर देता है, आपको अपनी गलतियों से बचाता है और आपको शांति से फैसले लेने की आजादी देता है। अध्याय 6, कार में बैठे आदमी का विरोधाभास। जब आप सड़क पर एक महंगी कार देखते हैं तो आपका दिमाग यह नहीं सोचता, वाह कार चलाने वाला व्यक्ति कितना शानदार है, बल्कि आप सोचते हैं, वाह काश मैं उस कार में बैठा होता और लोग मुझे शानदार समझते। यहां एक बड़ा विरोधाभास है। लोग संपत्ति इसलिए जमा करते हैं ताकि वे दूसरों को दिखा सकें कि उन्हें पसंद किया जाए और उनकी प्रशंसा की जाए। लेकिन हकीकत में दूसरे लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने के बजाय आपकी संपत्ति को खुद अपनी प्रशंसा की लालसा के मानदंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। महंगा सामान खरीदने से आमतौर पर वह सम्मान और प्रशंसा नहीं मिलती जिसकी आप तलाश कर रहे होते हैं, खासकर उन लोगों से जिनसे आप यह चाहते हैं। असली इज्जत आपके व्यवहार, आपकी कुशलता और आपकी दयालुता से मिलती है, आपके माल असबाब से नहीं। अध्याय 7, कोई भी पागल नहीं है। हर व्यक्ति पैसे के बारे में अपने अनूठे अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। एक उदाहरण में एक महिला ने एक बहुत ही शोषणकारी फैक्ट्री में काम किया, लेकिन इससे पहले वह एक वेश्या थी। उसकी नजर में फैक्ट्री में काम करना एक सुधार और सम्मान की बात थी। इसलिए बचत और पैसे को लेकर उसकी सोच आपसे पूरी तरह अलग होगी। सीख, किसी के वित्तीय फैसलों को देखकर उन्हें पागल या बेवकूफ मत समझिए। हर किसी का अपना एक वित्तीय मॉडल होता है जो उसके अपने अनुभवों ने बनाया है। आपका मॉडल अलग है, इसलिए आपके फैसले अलग हैं। अगर आप किसी के फैसलों से सहमत नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे गलत हैं, बस इतना है कि उनके अनुभव आपसे अलग हैं। अध्याय 8, आत्मधोखा, बड़े लक्ष्य, छोटे फैसले। हमेशा आखिरी लक्ष्य पर ध्यान देना, रास्ते की गहराई पर नहीं, आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। जैसे मुझे 40 साल की उम्र तक करोड़पति बनना है। ऐसा लक्ष्य बनाने से आप ऐसे जोखिम लेने लगते हैं जो आपकी मौजूदा स्थिति के अनुकूल नहीं होते। इसलिए वित्तीय योजना बनाते समय आत्मधोखे से बचना जरूरी है।
बड़े लक्ष्यों को छोटे व्यावहारिक कदमों में तोड़ना होगा। आज मैं 100 रुपए बचाता हूं जैसा छोटा फैसला मैं करोड़पति बनूंगा जैसे बड़े वादे से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। अध्याय 9। प्रगति बिना पूर्व सूचना के आती है। इतिहास गवाह है कि प्रगति रुक रुक कर होती है। बहुत सारी कोशिशें नाकाम होती हैं, लेकिन शायद ही कभी सामने आने वाली एक सफलता सब कुछ बदल देती है। विकास के लिए चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, जिसे हमेशा समय चाहिए। वहीं विफलताएं और झटके कुछ ही पलों में आ सकते हैं और आपका आत्मविश्वास तुरंत तोड़ सकते हैं। सीख, सफलता के लिए धैर्य रखें और असफलताओं के लिए हमेशा तैयार रहें। अध्याय 10। स्वतंत्रता सबसे बड़ी संपत्ति है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पैसा सबसे बड़ा लाभ यह नहीं देता कि आप और चीजें खरीद सकें। पैसे की सबसे बड़ी ताकत है आजादी। आजादी सुबह उठकर यह तय करने की कि आप अपना दिन कैसे और किसके साथ बिताएंगे। आजादी उन चीजों को ना कहने की जो आप नहीं करना चाहते। जब आप अपनी जरूरतों को कम रखते हैं, बचत करते हैं और निवेश करते हैं, तो आप अपने समय और विकल्पों पर नियंत्रण पा रहे होते हैं। और यही दोस्तों किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। निष्कर्ष, आपका वित्तीय सफर दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की यह सीख आपका जीवन बदल सकती है। पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों पर निर्भर करता है। समय को अपना दोस्त बनाएं, छोटे निवेश को लंबा समय दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए काम करेगी। बचत को अपनी आदत बनाएं। कमाए हुए पैसे का एक हिस्सा हमेशा बचाएं, चाहे आमदनी कितनी भी कम क्यों ना हो। त्रुटि के लिए जगह कभी ना भूलें। हमेशा अपनी योजना में कुछ लचीलापन जरूर रखें। दिखावा नहीं, आजादी को अपना लक्ष्य बनाएं। असली संपत्ति वह है जो आपके बैंक में है, आपके घर में नहीं। खुद पर नियंत्रण रखें। लालच, ईर्ष्या और दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति से बचें। यह किताब आपको यह नहीं बताती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, बल्कि यह सिखाती है कि पैसा आपकी जिंदगी में एक शांत, सुरक्षित और खुशहाल भविष्य का साधन कैसे बन सकता है। यह आपके और आपके पैसे के रिश्ते को सुधारेगी। यही इस किताब की सबसे बड़ी देन है। आशा करता हूं कि यह विश्लेषण आपको अपने वित्तीय फैसले बेहतर बनाने में मदद करेगा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिनके लिए यह मददगार हो सकती है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस बुक से क्या सबसे ज्यादा सीख मिली। और हां, ऐसी ही और बुक समरीज और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए किताब गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहां कहते हैं समझो और बदलो खुद को। जय हिंद।